नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। जनहित मतलब जनता के लिए, जनता का, जनता से जुड़ा हुआ टीवी शो। आइए शुरू करते हैं आज का जनहित और सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज खबरों के मेन्यू में क्या क्या है खास। सबसे पहले बात सियासत के सुपर सैटरडे की करेंगे। लोकसभा में संविधान पर चर्चा प्रधानमंत्री मोदी के 1 घंटे 49 मिनट के जवाब के साथ खत्म हो गई है। संविधान पर खतरे के हर आरोपों पर प्रधानमंत्री ने 75 साल की हिस्ट्री खोलकर क्या जवाब दिया है, ये आपको बताएंगे। उनके 11 संकल्प क्या रहे, वो भी आपको सुनाने वाले हैं। इसके बाद आपको बताएंगे प्रधानमंत्री ने संविधान पर किसे जवाब दिया है, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को या फिर प्रियंका गांधी को। ऐसा पूछने की क्या वजह है, वो एक वीडियो रील से दिखाएंगे। राहुल का शब्दकोश भी बताएंगे और यह भी जानकारी देंगे आज मोदी और राहुल में क्या क्या बातें कॉमन थी। दिल्ली का चुनाव 2 से 2.5 महीने दूर है, लेकिन दिल्ली की हॉट सीट लगभग तय हो गई है। नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल की कुंडली में त्रिकोण दिखाई दे रहा है। कांग्रेस संदीप दीक्षित को सामने उतार चुकी है। संकेत है कि बीजेपी पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा को यहां से चुनावी मैदान में उतार सकती है। कुछ दिन पहले हिमाचल के सीएम सुक्खू के समोसे की खूब चर्चा हुई। सीआईडी तक ने जांच की थी कि सीएम साहब के समोसे कौन खा गया। अब हिमाचल की सियासत समोसे से जंगली मुर्गे पर आ गई है। जंगल में जंगली मुर्गे की दावत पर क्या कहना है मुख्यमंत्री का, बताएंगे। और आगे आपको दिखाएंगे पर्दे पर ना झुकने वाले पुष्पा को भी कानून के आगे कैसे झुकना ही पड़ा। बेडरूम से गिरफ्तारी और अदालत से मिली जमानत के बावजूद जेल में एक रात गुजारने के बाद सुपरस्टार अल्लू अर्जुन आखिरकार अपने घर लौट आए। ये तमाम खबरें विस्तार से आपके सामने रखेंगे, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और जनहित में सबसे पहले बात संविधान की, जिस पर लोकसभा में चर्चा खत्म हो गई है। और ये चर्चा प्रधानमंत्री मोदी के 1 घंटे 49 मिनट लंबे जवाब के साथ खत्म हुई है। संविधान पर खतरे के आरोपों को प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे 75 साल का रिकॉर्ड सामने रखकर सिरे से खारिज कर दिया है। प्रधानमंत्री के भाषण की सबसे बड़ी बातें आपको बताते चलें। पीएम मोदी ने साफ संदेश दे दिया कि उनकी सरकार संविधान के नाम पर किसी हो हल्ले की परवाह नहीं करेगी। समानता के लिए यूसीसी जरूर लेकर आएगी। पर्सनल लॉ भी खत्म करेगी। धार्मिक आरक्षण को देश में कभी लागू नहीं होने देगी। दलितों, पिछड़ों का आरक्षण कभी नहीं छीनने देगी। और देश की खातिर संविधान में जब जरूरी लगा वैसा ही सार्थक बदलाव करेगी, जैसा 370 को हटाने के लिए किया गया था। इसी के साथ कांग्रेस को संविधान पर ज्ञान ना देने की सलाह भी आज पीएम मोदी की ओर से दी गई है। समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये विषय भी संविधान सभा के ध्यान बाहर नहीं था। संविधान सभा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के लंबी चर्चा की, गहन चर्चा की, और उन्होंने बहस के बाद निर्णय किया कि अच्छा होगा कि जो भी सरकार चुन करके आए वो उसका निर्णय करे और देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करे। ये संविधान सभा का आदेश था। और उसी संविधान की भावना को ध्यान में रखते हुए, संविधान निर्माताओं की भावना को ध्यान में रखते हुए हम पूरी ताकत से लगे हुए हैं सेक्युलर सिविल कोड की। और आज कांग्रेस के लोग संविधान निर्माताओं की भावना का भी, सुप्रीम कोर्ट की भावना का भी अनादर कर रहे हैं, क्योंकि उनकी राजनीति को सूट नहीं करता है। उनके लिए संविधान वो पवित्र ग्रंथ नहीं है। बाबा साहब ने कहा था धार्मिक आधार पर बने, ये मैं बाबा साहब की बात कर रहा हूं, इतना वीडियो कट करके घुमाना मत। आदरणीय सभापति जी, बाबा साहब ने कहा था धार्मिक आधार पर बने पर्सनल लॉ को खत्म करने की बाबा साहब ने जोरदार वकालत की थी। हमने संविधान संशोधन किया, हमने देश की एकता के लिए किया। बाबा साहब आंबेडकर का संविधान 370 की दीवार के कारण
जम्मू कश्मीर की तरफ देख भी नहीं सकता था। हम चाहते थे बाबा साहब आम्बेडकर का संविधान हिंदुस्तान के हर हिस्से में लगना चाहिए, और इसलिए बाबा साहब को श्रद्धांजलि भी देनी थी, देश की एकता को मजबूत करना था। हमने संविधान संशोधन किया, डंके की चोट पर किया और 370 को हटाया, और भारत की सुप्रीम कोर्ट ने भी अब तो उसको मोहर लगा दी है। संविधान निर्माताओं ने धर्म के आधार पर आरक्षण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस विषय पर घंटों तक, दिनों तक गहन चर्चा की है, विचार विमर्श किया है, और सबका मत बना है कि भारत जैसे देश की एकता और अखंडता के लिए धर्म के, संप्रदाय के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता है। सुविचारित मत था, लेकिन कांग्रेस ने सत्ता सुख के लिए, सत्ता भूख के लिए, अपनी वोट बैंक को खुश करने के लिए धर्म के आधार पर आरक्षण का नया खेल खेला है, जो संविधान की भावना के खिलाफ है। संविधान के तहत सरदार साहब ही देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन लोकतंत्र में श्रद्धा नहीं, खुद के संविधान पर विश्वास नहीं, खुद के ही संविधान को स्वीकारना नहीं, और सरदार साहब देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सके और ये बैठ गए। जो लोग अपनी पार्टी के संविधान को, जो लोग अपनी पार्टी के संविधान को नहीं मानते, वो कैसे देश के संविधान को स्वीकार कर सकते हैं। चुन चुनकर एक एक सवाल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया। पूरे आत्मविश्वास के साथ लबरेज दिखे और पूरी तैयारी के साथ नरेंद्र मोदी लोकसभा में पहुंचे हुए थे। अब आपको संविधान पर मोदी सरकार के 11 संकल्प सुनाते हैं, जिन्हें पढ़कर प्रधानमंत्री ने लोकसभा में एक तरह से संविधान को लेकर विपक्ष के सारे आरोपों का जवाब दिया है। इस सदन के पवित्र मंच से 11 संकल्प सदन के सामने रखना चाहता हूं। पहला संकल्प है, चाहे नागरिक हो या सरकार हो, सभी अपने कर्तव्यों का पालन करें। दूसरा संकल्प है, हर क्षेत्र, हर समाज को विकास का लाभ मिले, सबका साथ, सबका विकास हो। तीसरा संकल्प है, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस हो। भ्रष्टाचारी की सामाजिक स्वीकार्यता न हो, भ्रष्टाचारी की सामाजिक स्वीकार्यता न हो। चौथा संकल्प है, देश के कानून, देश के नियम, देश की परंपराओं के पालन में देश के नागरिकों को गर्व होना चाहिए, गर्व का भाव हो। पांचवा संकल्प, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति हो, देश की विरासत पर गर्व हो। छठा संकल्प, देश की राजनीति को परिवारवाद से मुक्ति मिले। सातवां संकल्प, संविधान का सम्मान हो। राजनीतिक स्वार्थ के लिए संविधान को हथियार न बनाया जाए। आठवां संकल्प, संविधान की भावना के प्रति समर्पण रखते हुए जिनको आरक्षण मिल रहा है वो न छीना जाए और धर्म के आधार पर आरक्षण की हर कोशिश पर रोक लगे।
9वां संकल्प विमेन लेड डेवलपमेंट में भारत दुनिया के लिए मिसाल बने। 10वां संकल्प राज्य के विकास से राष्ट्र का विकास, ये हमारा विकास का मंत्र हो। 11वां संकल्प एक भारत श्रेष्ठ भारत का ध्येय सर्वोपरि हो। तो संविधान पर चर्चा में प्रधानमंत्री मोदी का जवाब, उनके संकल्प आपने सुन लिए। संविधान पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने क्या कहा, अब वो भी सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले एक सवाल की तरफ आपको लेकर चलते हैं। कल आपने देखा था संसद में प्रियंका गांधी ने 32 मिनट का भाषण दिया, तो उसके बाद उनकी और राहुल गांधी में तुलना शुरू हो गई। प्रियंका का भाषण सधा हुआ था, सत्ता पक्ष ने शांति से सुना, टोका टाकी भी नहीं की। खुद राहुल ने भी माना कि प्रियंका उनसे अच्छा बोली। संसद में ऐसी चर्चाओं में नेता सदन के पहले नेता प्रतिपक्ष बोलते हैं। इसे इस तरह मानते हैं कि पीएम का भाषण नेता प्रतिपक्ष के भाषण का जवाब भी होता है। लेकिन आज पीएम के भाषण का बड़ा हिस्सा अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको राहुल गांधी की बजाय प्रियंका के भाषण का, प्रियंका की बातों का ज्यादा जवाब दिखेगा। 5 बयानों की रील देखकर आप इसका अनुमान लगाइए। प्रधानमंत्री जी यहाँ सदन में संविधान की किताब को यूं माथे से लगाते हैं, लेकिन संभल में, हाथरस में, मणिपुर में जब न्याय की गुहार आती है, उठती है, तो उनके माथे पे शिकन तक नहीं आता। और मैं जब मुख्यमंत्री था उसी कार्यकाल में संविधान के 60 साल हुए और तब मैंने तय किया था मुख्यमंत्री के नाते कि हम गुजरात में संविधान के 60 साल मनाएंगे। और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब संविधान के ग्रंथ को हाथी पर बनाई हुई अंबाड़ी में रखा गया, उस विशेष व्यवस्था में रखा गया। राज्य का मुख्यमंत्री उस संविधान के नीचे हाथी के बगल में पैदल चल रहा था। नेहरू जी ने क्या किया? अरे वर्तमान की बात करिए, देश को बताइए आप क्या कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी क्या है। आगे नेहरू जी लिखते हैं, अगर संविधान हमारे रास्ते के बीच में आ जाए, ये नेहरू जी लिख रहे हैं, अगर संविधान हमारे रास्ते के बीच में आ जाए, आगे नेहरू जी कह रहे हैं, तो हर हाल में संविधान में परिवर्तन करना चाहिए। जयप्रकाश नारायण जैसे महान कांग्रेसी लोगों ने भी पंडित नेहरू ने कहा कि ये रोको, लेकिन पंडित जी का अपना संविधान चलता था। जल जंगल जमीन का अधिकार मिला आदिवासी भाई बहनों को। इंदिरा जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण करवाया, खदानों का राष्ट्रीयकरण कराया। जो बीज देश के पहले प्रधानमंत्री जी ने बोया था, उस बीज को खाद पानी देने का काम एक और प्रधानमंत्री ने किया, उनका नाम था श्रीमती इंदिरा गांधी। एमपी पद छोड़ने की नौबत आई तो उन्होंने गुस्से में आकर के देश पर इमरजेंसी थोप दी, आपातकाल लगा दिया। अब आज संसद में बैठे हुए सत्ता पक्ष के मेरे साथी ज्यादा से ज्यादा अतीत की बातें करते हैं। 1921 में क्या हुआ, कब हुआ, नेहरू जी ने क्या किया। अरे वर्तमान की बात करिए। क्योंकि खून मुंह पे लग गया था और इसलिए राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने। एक वृद्ध महिला को उसका हक मिला था सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शाह मानो कि उस भावना को, सुप्रीम कोर्ट की उस भावना को नकार दिया। कांग्रेस और यूपीए की सरकारों में शिक्षा का,
भोजन का अधिकार मिला। 75 सालों में जनता का भरोसा मिला। पहले संसद चलती थी तो जनता की उम्मीद होती थी। ये मनमोहन सिंह जी ने कहा है, जो एक किताब में लिखा गया है, मुझे यह स्वीकार करना होगा कि पार्टी अध्यक्ष सत्ता का केंद्र है, सरकार पार्टी के प्रति जवाबदेह है। प्रधानमंत्री के ऊपर एक गैर संवैधानिक, और जिसने कोई शपथ भी नहीं लिया था, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल पीएमओ के भी ऊपर बैठा दिया। दोनों नेताओं को आपने गौर से सुन लिया। अगर वाकई प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी की बजाय प्रियंका की बातों को जवाब देने लायक समझा तो शायद ये कांग्रेस पार्टी के लिए चिंता की बात हो। बहरहाल आगे बढ़ते हुए सुने पीएम मोदी का आज का मैराथन भाषण। प्रियंका गांधी वाड्रा को कैसा लगा? नई चीज नहीं बोली, वॉर कर दिया पूरी तरह से। मुझे बहुत दशकों बाद ये एहसास हुआ कि मैं वो जो स्कूल में जो मैथ का डबल पीरियड होता था ना, कि मैं उसमें बैठी हूँ और उसमें वो नड्डा जी भी ऐसे हाथ मल रहे थे, फिर मोदी जी ने उनकी तरफ देखा तो अचानक वो ऐसे लगने एक्टिंग करने लग गई कि मैं सुन रहा हूँ। अमित शाह जी यूं यूं अपना सर छू रहे थे। मैंने सोचा था प्रधानमंत्री जी कुछ नया बोलेंगे, कुछ अच्छा बोलेंगे, उनके खोखले 11 संकल्प। वहीं राहुल गांधी के नए नेता विपक्ष बनने के बाद पहले भाषण में अभय मुद्रा दिखाई थी। आज संविधान पर चर्चा में वो अभय मुद्रा का पार्ट 2 लेकर आए हुए थे। राहुल ने एकलव्य और उसके अंगूठे की कहानी सुनाई और सरकार पर अपना हर हमला इसी एकलव्य के अंगूठे के जरिए किया। भारत के संविधान के बारे में सबसे बुरी बात तो यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। ये आपके नेता ने कहा था। संविधान पर चर्चा में कल से ही सवाल था कि जब प्रियंका गांधी सब बोल चुकी हैं, तो फिर राहुल गांधी ऐसा क्या नया बोलेंगे। आज राहुल गांधी 26 मिनट यानी प्रियंका गांधी से 6 मिनट कम बोले। पहले देखिए अभय मुद्रा के पार्ट 2 में राहुल के कीवर्ड्स क्या थे। राहुल ने एकलव्य और उसके अंगूठे को भाषण की थीम बनाकर भाषण के बड़े हिस्से में सिर्फ अडानी की बात की, जाति जनगणना पर बोले, मनुस्मृति और सावरकर का भी जिक्र किया। राहुल ने सावरकर पर पहला हमला संविधान में सावरकर की सोच होने के दावे पर किया। भारत के संविधान के बारे में सबसे बुरी बात तो यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। ये आपके नेता ने कहा था, जिसकी आप पूजा करते हैं। इसके बाद राहुल ने एकलव्य के अंगूठे का किस्सा शुरू किया। पहले इसे सरकार और अडानी से जोड़ा, फिर अंगूठे को सारे मुद्दों से जोड़ते गए। जैसे द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का अंगूठा काटा, वैसे ही आप पूरे देश का अंगूठा काटने में लगे हुए हो। जब आप अडानी जी को धारावी देते हो, तो आप धारावी के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं, उनका आप अंगूठा काटते हो। हजारों युवा सुबह उठकर रनिंग करते थे, वेट ट्रेनिंग करते थे आर्मी में जाने के लिए। जब आपने अग्निवीर लागू किया तो आपने उन युवाओं की उंगली काटी। जब आप पेपर लीक कराते हो, 70 बार आपने पेपर लीक करवाया है, तब आप हिंदुस्तान के युवाओं के अंगूठा काटते हो। भाषण में राहुल ने यूपी पर भी फोकस किया, संविधान के साथ मनुस्मृति की कॉपी भी दिखाई और आरोप लगाया कि यूपी सरकार संविधान को नहीं मनुस्मृति को फॉलो कर रही है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा है कि जो बलात्कार करते हैं वो बाहर रहे, और जिसका रेप हुआ है, जिसके परिवार, उस परिवार को बंद कर दिया जाए? कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? ये आपकी किताब में लिखा हुआ है, मनुस्मृति में लिखा है, मगर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा। और अगर आप कहते हो कि यूपी में आपका राज है और वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लागू होता है, वहां पे मनुस्मृति लागू हो रही है। आखिर में राहुल गांधी ने चैलेंज दोहराया कि जाति जनगणना को करवा के ही रहेंगे। हम कास्ट सेंसस लागू करेंगे। ईवीएम, चुनाव आयोग,
ईडी, सीबीआई आज इनका नाम नहीं लिया। आज पीएम मोदी और राहुल गांधी के भाषण में एक चीज कॉमन थी जो शायद आपने गौर ना की हो। मोदी ने 1 घंटे 49 मिनट में एक बार भी राहुल गांधी का नाम नहीं लिया। ऐसे ही राहुल गांधी ने भी 26 मिनट में एक बार मोदी का नाम नहीं लिया। अब बात वन नेशन वन इलेक्शन की करेंगे, जो सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। सोमवार को सरकार लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश करेगी। विपक्ष पहले से विरोध में है। आज उसने फिर कह दिया कि भरोसे में लो तभी बनेगी बात। सोमवार को मोदी सरकार संसद में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश करने वाली है, लेकिन संसद में आने से पहले ही एक देश एक चुनाव विधेयक पर राजनीतिक गोलबंदी तेज हो गई है। बीजेपी समेत एनडीए के तमाम दल इस विधेयक के फायदे गिना रहे हैं। दुनिया की कई देशों में वन नेशन वन इलेक्शन, एक ही बार में इलेक्शन होता है और इससे लोकतंत्र भी मजबूत होगा और तो और बार बार इलेक्शन होने से मतदान का परसेंटेज भी कम होता है। जिस तरीके से मशीनरी के डिप्लॉयमेंट को भी लेकर बार बार सेना एक जगह से दूसरी जगह, इसमें भी समय बहुत ज्यादा बर्बाद होता है। आचार संहिता लगती है, मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट, तो जितने भी विकास के कार्य हैं उसको कहीं ना कहीं उसकी गति रुकती है। तो वहीं विपक्ष ने विधेयक पेश होने से पहले देश के चुनावी सिस्टम बदलने वाले विधेयक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अगर इतनी जल्दीबाजी है तो आज प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, भंग कर दें, दोबारा चुनाव हो जाए पूरे देश का एक बार। अगर इतना ही जल्दी है वन नेशन वन इलेक्शन के लिए। वन नेशन वन इलेक्शन हो रहा है। एक राज्य में सरकार 6 महीने में गिर जाती है, अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है, तो क्या 4.5 साल वो बिना सरकार के रहेंगे? ये इस देश में संभव ही नहीं है। दूसरी ओर 2 महीने पहले ही जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभालने वाले उमर अब्दुल्ला बिल संसद में पेश होने पर ही अपने पत्ते खोलने की बात कर रहे हैं। पार्लियामेंट के सामने आने दीजिए और मैं उम्मीद करूंगा कि पार्लियामेंट में वन नेशन वन इलेक्शन का वो हाल नहीं होना चाहिए जो हमारा 370 और यूटी वाला मामला हुआ। पटना में आरजेडी की ओर से लगाए गए पोस्टर पर उभरे शब्दों पर गौर कीजिए। ये सियासत की वो शब्दावली है जो वन नेशन वन इलेक्शन के विरोध में आकार ले रही है। वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक को बीते गुरुवार को कैबिनेट से मंजूरी मिली थी, लेकिन इसे संसद में पास कराने का रास्ता सरकार के लिए आसान नहीं रहने वाला, क्योंकि विधेयक पास कराने से पहले संविधान में संशोधन भी करना होगा। ऐसी संभावना है कि केंद्र सरकार विधेयक को संसद में पेश करने के बाद चर्चा के लिए जेपीसी को भेज सकती है। वन नेशन वन इलेक्शन में भी टाइम है, लेकिन दिल्ली चुनाव में बहुत टाइम नहीं है। यह तय माने कि चुनाव में नई दिल्ली की सीट हॉट सीट होगी। केजरीवाल की चुनावी कुंडली में एक त्रिकोण अब दिखाई दे रहा है। क्या है वो त्रिकोण, इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली में विधानसभा चुनाव 2 से 2.5 महीने दूर हैं, लेकिन चुनाव की हॉट सीट अभी से तय हो गई है। ये सीट है नई दिल्ली, जहां से अरविंद केजरीवाल 2013 से चुनाव जीतते आ रहे हैं, लेकिन इस बार मुकाबला हर बार से ज्यादा दिलचस्प होता दिख रहा है। अरविंद केजरीवाल का फिर से नई दिल्ली से लड़ना तय है। कांग्रेस ने मुकाबले में संदीप दीक्षित को उतार दिया है और इस लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने में बीजेपी पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा को उतार सकती है। इसके संकेत खुद प्रवेश वर्मा ने दिए हैं। प्रवेश वर्मा ने सरोजनी नगर, रेसकोर्स और कालीबाड़ी का चप्पा चप्पा छानना शुरू कर दिया है। इसी दौरान उन्होंने इशारा दिया कि त्रिकोणीय लड़ाई के लिए वो तैयार हैं। मैं यहाँ से तैयारी कर रहा हूँ और सभी कार्यकर्ताओं का साथ मिल रहा है। केजरीवाल 11 साल से मुख्यमंत्री था इसी विधानसभा से। ऐसे कोई 11 काम बता दीजिए तो कोई एक भी काम नहीं बता पाता। इसलिए लोगों ने अभी ठान लिया है कि वो केजरीवाल को मुंहतोड़ जवाब देंगे। हालांकि दिल्ली में बीजेपी ने उम्मीदवारों की एक भी लिस्ट नहीं निकाली है, जबकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने टिकटों में इस बार उस पर बढ़त बना ली है। संदीप दीक्षित का दावा है कि कांग्रेस इस बार चौंकाएगी। ऊपर में आम आदमी पार्टी हारेगी और नई दिल्ली में केजरीवाल हारेगा। रिजल्ट एक ही होना दोनों तरफ का। संदीप दीक्षित के लिए केजरीवाल से बदले का मौका भी है। जिस नई दिल्ली विधानसभा सीट पर बीजेपी कांग्रेस केजरीवाल को घेर रही है, वो कभी कांग्रेस का मजबूत किला हुआ करता था। पूर्व सीएम शीला दीक्षित नई दिल्ली सीट से 3 बार विधायक रही। 2013 में अरविंद केजरीवाल ने उनके विजय रथ को रोक दिया था। 11 साल बाद संदीप दीक्षित मां की हार का बदला लेने की तैयारी में है। बीजेपी आखिरी बार इस सीट पर साल 1993 में जीती थी, तब यह सीट गोल मार्केट विधानसभा के नाम से थी। 11 साल बाद एंटी इनकम्बेंसी, शराब घोटाला और शीश महल जैसे मुद्दे आपकी मुश्किल बढ़ा सकते हैं। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पटपर्गन सीट से जंगपुरा पहुंच चुके हैं। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी और कांग्रेस की घेराबंदी के बाद केजरीवाल भी नई दिल्ली सीट से कूच तो नहीं करेंगे।
और अब वहां का अपडेट दे दें, जहां सरकार तो बन गई है लेकिन मंत्री 21 दिन के बाद अब जाकर बन पा रहे हैं। महाराष्ट्र में फडणवीस मंत्रिमंडल कल शपथ ले लेगा। किसके कितने मंत्री बनेंगे एक मोटा मोटा अनुमान है, लेकिन तीनों पार्टियों में किसे क्या मंत्रालय मिलेगा इस पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस, मी एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे, मी अजित आशाताई अनंतराव पवार। पहले 13 दिन का इंतजार कि सीएम कौन होगा, डिप्टी सीएम कौन होगा, और जब तीनों बन गए तो इसका इंतजार कि इस सरकार में मंत्री कौन कौन होगा। लेकिन महाराष्ट्र का ये अनलिमिटेड सस्पेंस अब खत्म होने को है। खबर है कि सीएम फडणवीस और डिप्टी सीएम अजित पवार के दिल्ली दौरे में कैबिनेट का फॉर्मूला फिक्स हो चुका था। इसी पर कल मुंबई में फडणवीस, शिंदे और अजित पवार ने विस्तार से चर्चा की और कल नागपुर में कैबिनेट की शपथ लेते ही पूरी पिक्चर साफ हो जाएगी। सूत्रों की माने तो बीजेपी कोटे से 18 से 20 मंत्री बनेंगे, शिवसेना शिंदे से 10 से 12 मंत्री, अजित पवार की एनसीपी के भी 8 से 10 मंत्री कैबिनेट में होंगे। इससे पहले अजित पवार ने दिल्ली दौरे में आज यानी शनिवार को कैबिनेट के विस्तार की बात कही थी। सोर्सेस की माने तो 14 तारीख की बात 15 पर इसलिए टली क्योंकि मंत्रालय को लेकर अभी पेच फंसा है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी गृह मंत्रालय विभाग अपने पास ही रखेगी। इसके अलावा शहरी विकास विभाग को लेकर पेच फंसा हुआ है। अगर बीजेपी शहरी विकास विभाग अपने पास रखती है तो उसके बदले शिवसेना को राजस्व और पीडब्ल्यूडी मंत्रालय दे सकती है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस गृह विभाग के साथ साथ वित्त मंत्रालय भी अपने पास रखना चाहते हैं। ऐसे पर बीजेपी नेता की अजीत पवार से बातचीत हुई है। अगर बीजेपी वित्त मंत्रालय अपने पास रखती है तो उसके बदले एनसीपी गुट को ऊर्जा और आवास मंत्रालय दे सकती है। महाराष्ट्र के नतीजों ने एमवीओ को ज्यादा बोलने का मौका नहीं दिया, लेकिन पहले सीएम और अब कैबिनेट में हो रही देरी पर अखाड़ी खूब बोल रही है। इस राज्य को 1 महीना हो गया, सरकार नहीं है, एक मुख्यमंत्री है, 2 उप मुख्यमंत्री है, किसके पास कौन से विभाग है किसी को पता नहीं। सबको मलईदार विभाग चाहिए, जनता मर रही है। तीनों पार्टियों से कौन कौन मंत्री होंगे ये अभी सीक्रेट है, लेकिन एनसीपी के संभावित मंत्रियों की एक लिस्ट जरूर मिली है। सूत्रों के मुताबिक एनसीपी अजित गुट से छगन भुजबल, अदिति तटकरे, अनिल पाटिल, संजय बनसोडे, अजित पवार, मकरंद पाटिल, नरहरि जिरवाल, धनंजय मुंडे। वहीं राज्य मंत्री के लिए सना मलिक और इंद्रनील नायक का मंत्री बनना लगभग तय है। वहीं बीजेपी ने विधानसभा अध्यक्ष का पद अपने पास रखा है। विधान परिषद के सभापति का पद भी वो अपने पास रखना चाहती है। वहीं एनसीपी को विधानसभा उपाध्यक्ष का पद और शिवसेना को विधान परिषद के उपसभापति का पद मिल सकता है। आगे बढ़ते हुए बात पंजाब हरियाणा की सीमा पर बैठे किसानों की करेंगे। आज तीसरी बार दिल्ली कूच में नाकाम होने के बाद शंभू बॉर्डर पर बैठे किसानों ने अब अपने आंदोलन को धार देने के लिए रेल की पटरियों पर उतरने का ऐलान कर दिया है। शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा के सख्त बंदोबस्त और पुलिस के पहरे के चलते किसानों के दिल्ली कूच की एक और कोशिश नाकाम हो गई। 307 दिनों से धरने पर बैठे किसानों के जत्थे ने जैसे ही दिल्ली की ओर बढ़ना शुरू किया तो पुलिस ने एक बार फिर दिल्ली में प्रदर्शन की परमिशन न होने का हवाला देकर किसानों को हरियाणा में आने से रोक दिया। दिल्ली जाके धरना देना है तो कृपया करके आप परमिशन अप्लाई कर दें। लेकिन दिल्ली की ओर बढ़ने पर अड़ा किसान जब नहीं रुका तो उन्हें तितर बितर करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस दागना शुरू कर दिया। और किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। आप एक पासे कह रहे हैं। हालांकि तीसरी बार दिल्ली जाने के लिए निकले प्रदर्शनकारी भी आंसू गैस से निपटने के लिए गीली बोरियां और चश्मों के अलावा बैरियर उखाड़ने के लिए हुक अपने साथ लेकर पहुंचे। लेकिन वाटर कैनन और शंभू बॉर्डर पुलिस के एक्शन के चलते कुछ प्रदर्शनकारी घायल हुए। किसानों का आरोप है कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के बीच अपने लोगों को भेजकर शंभू बॉर्डर पर अफरा तफरी फैलाने की कोशिश की। जो लोहे की केज बना रखी है, हमारी तरफ से उधर कुछ भी अटैक नहीं हो रहा है, लेकिन उन्होंने आप देख सकते हैं कैसे बख्तरबंदी कर रखी है, क्योंकि हमारे को जब ये जानकारी मिली थी कि वो कुछ शरारती अंसर घुसा के यहाँ से अपनी तरफ ही पत्थरबाजी करना चाह रहे हैं। आखिरकार किसानों की ओर से दिल्ली कूच की तीसरी कोशिश भी नाकाम होने के बाद
किसान नेताओं ने अपने जत्थे वापस बुला लिए और अपना एक्शन प्लान सामने रखते हुए सोमवार को रेल रोको आंदोलन का ऐलान कर दिया। हम लोग 16 को पंजाब को छोड़ के देश के अन्य हिस्सों में ट्रैक्टर मार्च करेंगे और 18 को पंजाब की 12 बजे से 3 बजे तक तमाम रेलें रोक देंगे। इसके लिए हम पंजाब के 3 करोड़ आवाम को अपील कर रहे हैं, आपके घरों से निकलने से हमारा मसला हल हो सकता है। 16 दिसंबर को रेल रोकने से पड़ने वाले असर पर पूछा गया तो संगठनों ने कहा, किसानों को बचाने के लिए जनता को भी थोड़ी परेशानी झेलनी होगी। बिल्कुल आंशिक रूप पर है, 3 घंटे का, जहां पर हम कहेंगे स्टेशनों के ऊपर जहां जहां रेलें रुकेगी वहां लंगर की व्यवस्था भी करेंगे। अगर देश की कृषि को बचाना है और हमारे साथ देश के वासी सहयोग करेंगे, 3 घंटे हमारे लिए वो लोग परेशानी भी झेल लेंगे। किसान संगठनों ने आज संसद में संविधान पर चर्चा को लेकर भी नाराजगी जताई। इल्जाम लगाया कि इस चर्चा में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की प्राथमिकता में न तो किसान है न किसानों के मुद्दे। आगे बढ़ते हैं। समोसे और मुर्गे का एक दूसरे से भला क्या संबंध हो सकता है? समोसा प्योर वेज है और मुर्गा प्योर नॉन वेज। लेकिन हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का दोनों से ही सियासी संबंध है। समोसे के बाद अब जंगली मुर्गा सीएम साहब के जी का जंजाल बन गया है। हिमाचल का समोसा घोटाला तो याद ही होगा, जिसे लेकर विपक्ष ने सुक्खू सरकार को कई दिन तक खूब तला था। ये समोसे ठीक से ठंडे भी नहीं हुए कि अब एक मुर्गा सीएम सुखविंदर सुक्खू के पीछे पड़ गया है, वो भी जंगली मुर्गा। दरअसल सुखविंदर सिंह कुपवी के दौरे में रात में टिक्कर गांव ठहरे थे। वहीं रात के खाने का इंतजाम हुआ था, साथ में और भी नेता थे। बस यहीं पर सुक्खू साहब को अपने मंत्री से कहते हुए सुन लिया गया कि कर्नल साहब खाओ, जंगली मुर्गा खाओ। आप भी सुनिए। सर, जंगली मुर्गा है, इनको दो ना जंगली मुर्गा, हमने थोड़ी खाना यार, ये जो कर्नल साहब खाता है। बस मुंह से जंगली मुर्गा क्या निकला, बीजेपी ने मुद्दा तपाक से लपक लिया। कहा मुर्गे का शिकार तो बैन है, सीएम जंगली मुर्गे की पार्टी कैसे कर सकते हैं? ये तो घनघोर अनर्थ है, तुरंत माफी मांगे। जंगली मुर्गा एक प्रोटेक्टेड कैटेगरी में आता है और वीडियो में भी साफ दिख रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और जो उनके साथ मिनिस्टर्स हैं, उनको भी वो प्रेरित कर रहे हैं कि वो जंगली मुर्गे को खाएं। जो कि वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 का जो है, जिसके शेड्यूल 51(2) में सेक्शन 951 में इसको जो है पनिशेबल माना गया है, उसके शिकार को, उसके मारने को। लेकिन जंगली मुर्गे भी कहीं समोसा न बन जाएं, इसलिए सीएम सुक्खू की भी सफाई आ गई है। सुक्खू ने कहा कि वो नॉनवेज नहीं खाते हैं। उस रात के खाने में जंगली नहीं देसी मुर्गा था, वो भी शिकार नहीं किया था, बल्कि गांव वाले खुद लेकर आए थे। जो हुई नहीं चीज उसको क्या करना, जंगली नहीं है वो, उनका ट्राइबल कल्चर है। वहाँ वो लोगों ने कहा कि आप नॉन वेज खाते हैं, मैंने बोला मैं नहीं खाता। तो किसी ने बोला जी हमने देसी नहीं, बाजार से नहीं खरीदा, बनाया अपना जंगली बनाया। अपना का मतलब गांव का भी होता है। सुक्खू भले ही कितनी सफाई दे, लेकिन विरोधी पीछा छोड़ने के मूड में नहीं दिख रहे। अब आगे की सियासी लाइन कुछ यूं है कि सबूत दो, जंगली मुर्गा बोलना मजाक ही था, या फिर रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद का बहाना। अब सियासी कुकड़ू कब तक चलती रहेगी, इस पर हमारी नजर बनेगी। फिलहाल आगे बढ़ते हुए यूपी के संभल का रुख करेंगे, जो आज एक मंदिर की वजह से फिर से सुर्खियों में रहा। जी नहीं, किसी मस्जिद के नीचे किसी मंदिर का दावा नहीं किया गया है। यह मंदिर किसी खुदाई में नहीं, बल्कि अतिक्रमण हटाते वक्त अचानक ही सामने आ गया। हरे हरे महादेव। खोदा मोहल्ला निकला मंदिर। कहने को संभल प्रशासन की औचक कार्रवाई थी, अतिक्रमण हटाने के लिए गलियों में बुलडोजर पहुंचा था। लेकिन जब तक अतिक्रमण और बिजली चोरी की खबर हेडलाइन बनती, नेता वगैरह रिएक्ट करते, प्रशासन की टीम की नजर इस एक जगह आकर टिक गई। आमने सामने मकान और निकलने के लिए बस सकरा सा रास्ता, लेकिन दोनों मकानों के बीचों बीच मंदिर का एक हिस्सा। मगर मंदिर बंद, ना अंदर जाने का रास्ता, ना ही कोई पुजारी। जांच पड़ताल शुरू की तो कई चौंकाने वाली बातें पता चली। संभल के थाना नखासा इलाके के
खग्गू सराय मोहल्ले में यह मंदिर 46 साल से बंद पड़ा था। पास में ही एक कुआं भी था जिसे अतिक्रमण कर पाट दिया गया था। जो ये मंदिर है पूरा, यहाँ पर बताया जा रहा है कि 1978 तक हिंदू आबादी थी, लेकिन सभी लोग जो है यहाँ से मकान बेच के चले गए और उसके बाद जो पुजारी थे वो भी इस मंदिर को बंद करके चले गए थे। संभल में मंदिर मिलने की बात पता चली तो जिले के एसडीएम, डीएम और एसपी मौके पर पहुंचे। मंदिर का ताला खुलवाया गया। पुलिस अंदर पहुंची। सामने हनुमान जी की मूर्ति थी, शिवलिंग भी मिला। पुलिस ने खुद साफ सफाई शुरू कर दी। अंदर बाहर दोनों जगह सफाई की गई। इधर से बंद था और इसको दरवाजा खोला गया है और सफाई कराई गई है और सभी लोग सफाई कर रहे हैं और प्रशासनिक स्तर पे भी इसको देखा जा रहा है। अब सवाल यह है कि जब इतने साल से मंदिर था तो अतिक्रमण हुआ कैसे? इसे लगातार खोला क्यों नहीं गया? कोई इसकी देखरेख क्यों नहीं करता था? मंदिर के पुजारी कहां चले गए? पूजा के लिए श्रद्धालु क्यों नहीं आते थे? इन सवालों पर एबीपी न्यूज ने खग्गू सराय के लोगों से बात की तो वक्त की सुइयां दहशत, बलबे और दंगे वाली टाइमलाइन तक जा पहुंची। 78 में जब बलवा हुआ 80 में, उसके बाद में चले गए यहाँ से। जाते रहे, एक एक करके जाते रहे। हम मंदिर तो था यहाँ जब तक हम थे यहाँ पे खुलता। पूजा कब से बंद हुई? उसके बाद में बंद हुई है। पूजा हमारे जाने के बाद में बंद हुई। उसके बाद में ये पहलवान आते रहे बराबर। मंदिर तो हमने सन 47 में भी देखा है। मेरी 13 साल की उम्र थी जब सन 47 में। लोगों का कहना है कि मंदिर जाने की मनाही नहीं थी, लेकिन मंदिर में तो कोई जाने वाला ही नहीं रहा था। दंगे के बाद जब सारे हिंदू मकान छोड़कर जाने लगे तो पुजारी भी ताला लगाकर कहीं और चले गए थे। अब जाने अनजाने ही सही, मंदिर मिल गया है और खुल गया है। उसके ऊपर धर्म ध्वजा भी फहरा दी गई है। पहले की तरह पूजा अर्चना और आरती शुरू हो चुकी है। और अब बात रील और रियल लाइफ के बीच फर्क की। रियल लाइफ में आप कुछ भी कह लें कि मैं झुकेगा नहीं, लेकिन रियल लाइफ में कानून के आगे पुष्पा को भी झुकना पड़ता है। साउथ के स्टार अल्लू अर्जुन हैदराबाद जेल में एक रात बिताने के बाद सुबह रिहा हो गए। लौटे तो घर पर फैंस का वही हुजूम था। कई स्टार भी उनका हालचाल लेने के लिए पहुंचे हुए थे। अल्लू अर्जुन को 13 दिसंबर को बेल मिल गई थी, लेकिन रात होने की वजह से वो बाहर नहीं आ पाए। पुष्पा राज जेल के अंदर था तो उसे चाहने वाले रात भर जेल के बाहर खड़े होकर इंतजार करते रहे। रात भर इसी तरह फैंस जेल के बाहर जश्न मनाते रहे। सुबह के वक्त अल्लू अर्जुन जेल से बाहर आए। कार में सवार होकर वो सीधे अपने घर की तरफ बढ़ गए। घर पहुंचते ही अल्लू अर्जुन ने अपने बच्चों को गोद में उठा लिया। अल्लू अर्जुन की पत्नी गले लगाकर भावुक हो गई। काफी देर तक दोनों एक दूसरे को गले लगाए रहे। बारी बारी से घर के सदस्यों से वो गले मिले। परिवार वालों ने जेल से बाहर आने के बाद पुष्पा की नजर उतारी। घर के बड़े बुजुर्ग अल्लू को आशीर्वाद देते हुए दिखाई पड़े। उस वक्त माहौल बेहद भावुक हो गया। इसके बाद पुष्पा ने वहां मौजूद अपने फैंस का धन्यवाद किया। I like to first thank everybody from all over the country for all your love and support. I'm very, very, very humbled. And I like to thank all my fans for their immense love and support. Thank you. I'm safe. Nothing to worry. थोड़ी ही देर में अल्लू से मिलने के लिए साउथ के स्टार पहुंचने लगे। फिल्मों के फेमस एक्टर विजय देवरकोंडा भी अल्लू अर्जुन के घर पहुंचे। विजय और अल्लू लंबे समय से जिगरी दोस्त हैं। अल्लू अर्जुन को घर पर देखकर विजय का चेहरा खिल उठा। वो अपने दोस्त को देखकर इमोशनल हो गए। विजय ने तुरंत अल्लू को गले लगा लिया। दोनों काफी देर तक गले मिलते रहे। ऐसा लग रहा था कि विजय देवरकोंडा को अल्लू अर्जुन के जेल जाने का बहुत दुख हुआ। विजय देवरकोंडा के बाद चिरंजीवी की पत्नी और अल्लू अर्जुन की बुआ सुरेखा भी उनसे मिलने घर पर पहुंची। वो भी अल्लू अर्जुन के गले लगी। बहुत देर तक प्यार से अल्लू अर्जुन से बात करती रही। साथ ही अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद से भी सुरेखा ने बातचीत की। अल्लू अर्जुन से मिलने साउथ के ही नामी एक्टर नागा चैतन्य और राणा दग्गुबाती भी पहुंचे। ये दोनों ही अल्लू अर्जुन के अच्छे दोस्त हैं। नागा चैतन्य अल्लू से गले मिले, जबकि राणा का हाथ थामे अल्लू अर्जुन बहुत देर तक खड़े रहे। राणा के साथ अल्लू अर्जुन हंसी मजाक करते हुए भी नजर आए। और सब टीम को सेलिब्रेट करना चाहिए, बट लाइक आई सेड एक्टर की ज़िंदगी है, उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। बट जो
अंत में सब कुछ अच्छा होता है, वो हो रहा है। जेल जाने से पहले और बाद में पुष्पा का जलवा पूरे देश ने देखा। जो पास थे वो मिलने पहुंचे और जो दूर थे उन्होंने फोन पर बात कर हाल चाल लिया। इन्हीं तस्वीरों को देखकर अल्लू के फैंस कह रहे हैं कि पुष्पा जेल गया लेकिन झुका नहीं। शाही अंदाज में जूना अखाड़ा और किन्नर अखाड़ा की पेशवाई प्रयागराज के कुंभ क्षेत्र में प्रवेश कर गई। जूना अखाड़ा की पेशवाई की अगुवाई अवधेशानंद गिरी महाराज ने की। आज जूना अखाड़े के साथ किन्नर अखाड़े की पेशवाई भी निकाली गई। गाजे बाजे और हवा में लहराती धर्म ध्वजा के साथ साधु महात्माओं का काफिला आगे बढ़ रहा है, वो भी शाही अंदाज में। कोई ट्रैक्टर ट्रॉली के ऊपर सजे रथ पर विराजमान है, तो कोई घोड़ा बुग्गी पर सवार और ढोल नगाड़ों की थाप पर झूमते नागा सन्यासी। कुछ इसी अंदाज में जूना अखाड़े की पेशवाई संगम नगरी प्रयागराज के रास्तों से होकर कुंभ क्षेत्र पहुंची। आज जूना अखाड़ा की पेशवाई है और उसमें जूना अखाड़ा के हजारों सन्यासी, साधु, नागा, संत, महंत, महामंडलेश्वर प्रवेश कर रहे हैं और आज से ही कुंभ का एक प्रकार से ये प्रवेश हो गया, कुंभ आरंभ हो गया से। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।